भाई मेरा एक निवेदन है, जो साथी खड़े हैं वो बैठ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो यहाँ पर सामने खड़े हुए हैं, आप भी रावत जी यहाँ जाइए। पहला सवाल तो ये है, सच्चाई सुनोगे या बहुत चुटकुलों भरा अच्छा सा भाषण? ये बताओ, अपनी सच्चाई सुनना चाहोगे या नेता वाला भाषण सुनना चाहोगे? जो कह दोगे वो सुना दूंगा मैं परफेक्ट सुनूंगा। सच्चाई सुनना चाहते हो तो फिर अपने मन को पक्का कर लो, क्योंकि सच कड़वा होता है और कड़वी बातें बुरी लगती हैं। ठीक है, तो मैं अपनी बात शुरू करूं। अपनी बात शुरू करने से पहले सारे संतों गुरुओं के चरणों में नमन करता हूं, नतमस्तक होता हूं। मेरा निवेदन है, जो साथी मंच पे है, अगर उनको बोलना है तो ये स्वभाव गर्म है तो वो यहाँ से उठते जा सकते हैं, उधर बाहर जाकर बोले। अगर उनको मंच पर बैठना है तो अपने मुंह पर, जब तक मैं बोलता हूँ, ताला लगा लें बिल्कुल। अब आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन सही यही है। सारे संतों गुरुओं को नमन करता हूँ और गैर बराबरी की विचारधारा के खिलाफ इस भारत के अंदर जिसने आंदोलन चलाया, क्योंकि भारत का जिम्मेदार नागरिक हो तो फिलहाल बात भारत की करूंगा, जिसने भी आंदोलन चलाया, ऐसे सभी महानायकों को क्रांतिकारी सलाम के साथ जयबंदी पेश करता हूं। साथियों, फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। गौर से सुनिएगा, हमारा ये जो आंदोलन है, जिसे आज फूले साहब अम्बेडकर व साहब काशीराम के आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसे कभी तथागत बुद्ध ने चलाया, कभी सतगुरु रैदास, नानक, संत कबीर, गुरु घासीदास, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, रामस्वरूप वर्मा, ललित सिंह यादव, कभी बाबा साहब अम्बेडकर, माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, काशीराम, मान्यवर काशीराम, और आज आप सब लोग मिलकर के चला रहे हैं। ये आंदोलन सदैव गैर बराबरी के खिलाफ रहा है, सदैव। और जब तक ये सृष्टि है, तब तक, जब तक बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, इस आंदोलन को गैर बराबरी के खिलाफ ही माना जाएगा, हमेशा माना जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ सच आपको सुनने की आदत डालनी चाहिए। आज हम मंच पर खड़े होकर, जब हमारे साथी ने भी खूब मंच पर कहा, यहाँ के मुख्यमंत्री को धत्ता बताया। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री निकम्मे है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट ऐसी आई है कि उनके नेता यहाँ दलित समाज की महिलाओं के साथ शोषण कर रहे हैं और मुकदमा तक प्रशासन दर्ज नहीं होने दिया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसे मुख्यमंत्री कमजोर मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन फिर भी मैं मुख्यमंत्री को दोष क्यों दूं? किस लिए दोष दूं? बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में आर्टिकल 19 की व्यवस्था की। आर्टिकल 19 पढ़िएगा जाकर के, गौर से सुनिए, जो यहाँ बैठे हैं वो लोग भी, और जो बाहर दुकानों पर या इधर उधर घूम रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, वो सब लोग मुझे गौर से सुनने का काम जरूर करें। ये आर्टिकल 19 देश के प्रत्येक नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, बोलने का अधिकार देता है। मैं अगर यहाँ खड़ा होकर बोल पा रहा हूं, ये समूह इकट्ठा कर पा रहा हूं, तो ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 भीम आर्मी को, किसी भी एक व्यक्ति को अधिकार देता है खड़े होकर अपनी बातों को रखने का। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब यहाँ अन्याय अत्याचार होता है, जब बेटियों की इस्मत लुटती है, जब मूछ रखने पर हत्या होती है, जब पेशाब पिलाया जाता है, ऐसे कितने सूरमा हैं जो अपने गांव से लेकर के अपने जिलों तक विरोध करते हैं? कितने लोग हैं? सब हाथ खड़ा करें, बताइएगा, और झूठ मत बोलिएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये समाज बहुत सच्चा रहा है। आप देख लीजिए, अगर रेशो निकालकर देखा जाए, इस देश की वो आबादी, भारत की वो आबादी जो यहाँ की सड़कें साफ करती है, जो किसानी करती है, जो अन्न उगाती है, जो छोटे छोटे व्यापार करती है। मैं जब देखता आ रहा था कि ठेलियों पर समाज जो है, वो ठेली पर कोई केले बेच रहा, कोई कुछ कर रहा, वो आबादी जब उसके साथ अत्याचार होता है, जो देश में जिसको सर्वहारा कहा जाता है, कि अगर वो आबादी एक दिन काम न करे तो ये भारत देश सड़ जाएगा, सड़।
और ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनको रस्तों पर जगह नहीं मिलेगी निकलने की। वो आबादी अगर एक दिन काम न करे, उस आबादी के साथ जब गलत होता है वो मौन रहती है, चुप रहती है। क्या हो गया भाई? दोस्त मुख्यमंत्री का कैसे निकाल दूं? बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया, कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसके पास सरों की गिनती ज्यादा होगी वो इस देश का राजा बनेगा। अब हम जैसे पढ़े लिखे लोग जब आंकड़े निकालते हैं, देखते हैं दलित समाज की भरपूर जनसंख्या है, आदिवासियों की भरपूर जनसंख्या है, पिछड़ा अल्पसंख्यक की भरपूर जनसंख्या है, लेकिन सुधरने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब अन्याय अत्याचार होता है तो रोते हो, कहते हो कोई आकर बचा ले। जब ताकत बनाने की बात आती है तो बिक जाते हो, लुट जाते हो। वो 5 साल का शोषण नहीं देखते, वो एक दिन का स्वाद देखते हैं। क्या देखते हो कि जब वोट डालने की बारी आती है, ये राजनीति नहीं, सब लोग सुने, वोट कोई राजनीति नहीं है, वोट अधिकार है आपका। वोट निर्माण करता है आपके गांव में जो आपका खड़ंजा, आपका रास्ता जिस पर पानी भरा पड़ा है, ये वोट उसका निर्माण करता है, ये वोट उसको पक्का कर सकता है। समझ रहे हैं? ये वोट आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, उस गलत को रोक सकता है। ये वोट आपके बच्चे की शिक्षा अच्छी कर सकता है। ये वोट आपके घर में उन्नति ला सकता है। ये वोट इस प्रदेश को बहुत अच्छा प्रदेश बना सकता है और इस देश को बहुत अच्छा देश बना सकता है। लेकिन अफसोस, इस देश में महापुरुषों ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हालांकि संख्या बल के हिसाब से अगर मैं देखूं कि जिस बात को बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते थे कि 100 में 90 शोषित होने ललकारा है, 100 में 90 शोषित है, शोषित होने ललकारा है। भारत की जनसंख्या जमीन में 90 भाग हमारा है। हम 90 भाग वाले लोग आज गुलाम मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि हमें अम्बेडकर भवन दे दो। हमारे यहाँ पंचायत भवन नहीं है, हम मांग रहे हैं उन लोगों से। जिन लोगों को देने वाला होना चाहिए था वो लोग मांगने वाले हैं। कौन बेवकूफ है बताइए मुझे? कौन मूर्ख है इस देश में? वो मूर्ख है या हम? इतनी बड़ी आबादी, लोकतंत्र कहता है कि अपने अंगूठे की ताकत में आपके पास सब चीजें हैं, हम फिर उनसे मांग रहे हैं, हम फिर गिला शिकवा कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेला मुकदमा दर्ज नहीं होने देता रेप के बाद भी। कौन बेवकूफ है? वो बेवकूफ नहीं, हम बेवकूफ हैं, क्योंकि लोकतंत्र का सही मतलब हम सब लोग मिलकर समझ ही नहीं पाते। उस लोकतंत्र का फायदा नहीं उठा पाए। जब वोट की बात आती है तो वो छोटे से मांस के टुकड़े में, कुछ चंद कागज के रुपयों में, कुछ नशे की व्यवस्था में, जब हम सिर्फ एक दिन के लिए बिकते हैं, पूरे 5 साल होते हैं। लोग समझाते हैं तुम आकर के कि लोग आएंगे, राजनीति करेंगे, बताएंगे। अगर परिवार को सुधारना राजनीति है, अन्याय अत्याचारियों के खिलाफ खड़े होना राजनीति है, और इस देश की व्यवस्था को बचाना अगर राजनीति है, तो ऐसी राजनीति तो बच्चे बच्चे को करनी चाहिए, घर घर में करनी चाहिए, गली मोहल्लों में करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब आप देखिए, आप ही से यहाँ करवाऊंगा। इस देश की मेरा मानना है कि मुख्यतः सिर्फ 2 समस्याएं हैं भारत की। वो किसान की हो, जवान की हो, मजदूर की हो, गरीब की हो, गुरबे की हो, किसी भी जाति के व्यक्ति को 2 समस्याएं हैं, शिक्षा और चिकित्सा। क्या समस्या है? शिक्षा और चिकित्सा। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी शिक्षा ले, चाहे बॉर्डर पर खड़ा सैनिक हो, वो भी ये सोचता है कि मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा ले, या फिर जो मेरी सुरक्षा में सिपाही आए हुए हैं ये भी ये सोचते होंगे कि हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा ले। व्यापारी भी ये सोचता होगा, किसान भी ये सोचता होगा, मजदूर भी ये सोचता होगा। लेकिन भारत में शिक्षा का व्यापारीकरण इतने बड़े स्तर पर किया गया है, इतने बड़े स्तर पर किया गया है कि आज शिक्षा के नाम से ना जाने कितने हजार लाख करोड़ रुपए का धंधा किया जाता है यहाँ भारत के अंदर। हम मौन है। सरकार भारत की शिक्षा फ्री करे और शिक्षा का एकीकरण करे कि एक मजदूर का बेटा और एक डीएम का बेटा एक स्कूल में पढ़ेंगे, एक दुकान पर परचून की दुकान चलाने वाले का बेटा, एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा एक स्कूल में पढ़ेंगे। फिर देखिए व्यवस्था क्यों नहीं बदलती है? बिल्कुल बदलेगी। चिकित्सा कि अगर आपको जुकाम लग जाए,
अभी बुखार का बड़ा प्रकोप चल रहा है, जब आप जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती, केयर नहीं होती, और प्राइवेट हॉस्पिटल में एक दिन का खर्चा 25-30 हजार रुपये होता है। जो व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, सोचिए वो 25-30 हजार रुपये कहां से लाएगा। भारत के अंदर सबसे बड़ा व्यापार कोई है शिक्षा के साथ, शिक्षा के बराबर का, तो वो व्यापार चिकित्सा का है, जहां 1 रुपए की गोली को 100 रुपए बना करके बेचा जाता है, और हमारी मजबूरी होती है उसको खरीदना। अगर कहीं किसी भी देश, पूरे विश्व में किसी भी देश की सरकार अपने यहाँ की चिकित्सा बिल्कुल मुफ्त कर दे और कहे कि जो एमबीबीएस करके आएगा वो पहले 10 साल आकर यहाँ भारत सरकार की नौकरी करेगा, तब जाकर के वो अपना क्लिनिक या अपना कुछ काम कर सकता है। देखिए भारत से मृत्यु दर कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो जो कई हजार लाख करोड़ का बिजनेस है, वो बिजनेस कहां से आएगा? वो जो पेट मोटे हो रहे वो कहां से आएंगे? ये जो नेता एसी में बैठे बैठे भाषण देते हैं, माइक ठीक कर दो, ये गलत है। ये बड़े बड़े मोटे पेट हो रहे हैं, जो गर्मी में खड़े नहीं हो सकते, मध्य प्रदेश के दलितों की बात लूं तो 2 अप्रैल में मध्य प्रदेश ने ना जाने कितने जवान अपने शहीद किए। एससी स्टेट का मामला तो याद है, भूल गए हो? याद होगा ना। अब आप मुझे बताइए, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने पटवारी से, अपने थाना अध्यक्ष से, अपने कलेक्टर से, अपने एसडीएम से, या वहां के नेता से, जो बच्चे उस 2 अप्रैल के आंदोलन में शहीद हुए थे, उनके परिवार की व्यवस्था के लिए बात की है कोई आपस में? अब सोचिए हम कितने पीछे हैं, क्यों पीछे हैं, इसे समझने का प्रयास कीजिए ना। क्या आपके घर रोटी देने कोई और आ सकता है? जो बच्चे शहीद हुए थे उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई और आ सकता है? किसे आना पड़ेगा? आप लोगों को। आप मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, नेता से दब जाते हैं। देखिए यहाँ की समस्या, एक पत्रकार साथी मुझे भी दे करके गया है कि यहाँ कुछ आदिवासी परिवार पिछले 10 साल से रह रहे हैं। आदिवासी का मतलब समझते हैं? इस देश के मूल निवासी, इस देश की जल जंगल जमीन को अगर किसी ने बचाया, यहाँ की खनिज संपदा का अगर कोई मालिक है तो वो यहाँ का आदिवासी है। 10 साल से रह रहे हैं। मौजूदा समय की सरकार ने उनकी उस जमीन को जहां पर वो रह रहे हैं उसको उद्योगपति को लीज पर दे दिया है कि जाओ। होना क्या चाहिए था? पहले उन आदिवासी समाज के लोगों की रहने की व्यवस्था सरकार करती, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, लेकिन नहीं कर सकती। एक मामला और यहाँ का बड़ा है। यहाँ पर सदगुरु रविदास जयंती मनाने के लिए कुछ साथियों ने प्रयास किया और वो अंबेडकर भवन, सामुदायिक भवन में गए। वहां उनको सदगुरु रविदास जी की जयंती नहीं मनाने दी गई। सदगुरु रविदास जी के विषय में थोड़ा सा बता दूं। अब से 700 साल पहले ये जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले महान संत, उस समय इतनी बराबर लड़ाई उन्होंने लड़ी कि शास्त्रार्थ में उस समय के ब्राह्मणों को, ब्राह्मण कौन, जो शास्त्रों के ज्ञाता थे, उनको हरा करके उत्तर प्रदेश के बनारस में उनके कंधे पर, उनकी पालकी में उनके कंधे पर बैठकर पूरे बनारस घूमे थे वो सदगुरु रविदास। उनकी जयंती मनाने के वो है। और देखिए यहाँ के एसडीएम साहब कितने मजबूत हैं, वो कलेक्टर का आदेश नहीं सुनते। कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई यहाँ अंबेडकर भवन बनाने के लिए जगह खाली पड़ी है, इसको दे दीजिए, आवंटित कर दीजिए। लेकिन एसडीएम साहब मना कर देते कि नहीं, जब तक लिखे ऑर्डर नहीं होगा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं दूंगा ही नहीं। सोचिए हम कहाँ हैं, हम लोग कहाँ खड़े हैं। पढ़ लिखे हम, अधिकारी हमारे, नेता हमारे, जनसंख्या में हम ताकतवर, कमाने खाने में हम ताकतवर, और सबसे पीछे एक एसडीएम हमें अम्बेडकर भवन बनाने की जगह नहीं दे। सोचिए क्या वैल्यू हम लोग। अभी एक साल और भी बताया गया, यहाँ पर पानी की समस्या बताइए। पानी की कोई सरकार या प्रशासनिक अधिकारी की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि उसके क्षेत्र में जो खाद्य चीजें हैं, जो पीने की चीजें, वो शुद्ध हो। और यहाँ के लोग खारा पानी पीने में मजबूर हैं, उनको सही पानी नहीं मिल पा रहा। ये पत्रकार की रिपोर्ट है, मेरी नहीं। उन्होंने बताया सर ये मामला है, और यहाँ लोगों की अधिकतर समस्या है किडनी फेल होने, जो पथरी होने से हो रही है। ना जाने कितनी मौतें हो चुकी है। अब ये भी देखिए, 3 बीघा जमीन ये दलितों की जमीन पर कब्जे कर रही है सरकार बीजेपी।
बिजली विभाग के कर्मचारी जो यहाँ पहले से कार्यरत थे, संविदा पर, जब से बिजली विभाग का प्राइवेटीकरण हुआ है